तो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मैंने सिर्फ कंटिन्यूअसली अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया और मैंने एकदम फोन से दूरी बना ली थी, अपने फ्रेंड से दूरी बना ली थी। आपकी तैयारी का जो मतलब है, अगर मैं बताऊं दिनचर्या, वो क्या कितना घंटे आप टाइम देते थे? ऑलमोस्ट 13 to 14 आवर्स पढ़ती थी डेली। और ऐसा एक भी दिन या एक भी रात नहीं थी जिस दिन मैं पढ़ी नहीं थी। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, मैं पढ़ाई करती थी। तो जो मैं सुधारना चाहूंगी, मेन जो गलती है वो ये है कि मेंस के टाइम पे मेरी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी कि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, तो मेरे वोकल इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा था कि अगर आप दोबारा इतना ही करते हो तो आपकी आवाज जा सकती है। नमस्कार, राम राम, स्वागत है एक बार फिर से आपका बूस्टर एकेडमी में। और दीपावली का सेलिब्रेशन पूरा हो चुका है, लेकिन बूस्टर का सेलिब्रेशन अब भी चल रहा है, क्योंकि इस बार के जो रिजल्ट है वो हमारे लिए सुखदायक। और इस जर्नी के अंदर सफलता की इस कहानी में आज हमारे साथ प्रीति जी बैंसला हैं, जिनकी रैंक 160 है और पहले ही अटेम्प्ट के अंदर जो इन्होंने एमबीसी वुमेन कैटेगरी में रैंक 1 प्राप्त की है, और पहले ही अटेम्प्ट में ये 23 साल की उम्र में एसडीएम बने। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और ये जो मतलब पहले अटेम्प्ट में एसडीएम बनने की जो फीलिंग होती है, ये मतलब बहुत अलग होती है। तो सबसे पहले आपका जो रिजल्ट आया, उसके बाद आपका रिएक्शन, सेलिब्रेशन, उसके बारे में दो बात, फिर हम जो पढ़ाई की बात करेंगे। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन दिस इंटरव्यू। सर सबसे पहले जब मेरा रिजल्ट आया था तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो मेरा ही रोल नंबर है। मैंने खुद नहीं मैंने मेरे सभी फ्रेंड्स को मेरा रोल नंबर भेजा कि आप चेक करो कि वो मैं ही हूँ क्या। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो 160 मेरे रोल नंबर के आगे लिखा हुआ है। मतलब मुझे कम से कम आधा घंटा लगा था ये श्योर करने में कि वो मैं ही हूँ। और उसके बाद बस मैं पूरा शिवर कर रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे बस। और इस जर्नी के अंदर पहली बार में, फिर बाद में आपने कैटेगरी रैंक जब आपको पता चली, जब सबने बताया कि रैंक 1 है, तो फिर एक अलग ही जो है वो चाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरी जर्नी के दौरान आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 2002 है, पहले अटेम्प्ट में ही एसडीएम बनना, और डेट ऑफ बर्थ आपकी 23 साल की उम्र के अंदर जो एसडीएम बनने की एक फीलिंग अलग ही होती है। और ये ईश्वर का आशीर्वाद है, माता पिता की मेहनत है, तब आपने जो पूरे गांव का और बयाना का नाम रोशन किया है। मैं इस तैयारी के दौरान आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, जो कि खास करके जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो घर से बैठकर तैयारी कर रही है, उनके लिए बहुत लाभदायक रहे। और आज हम जो इस मंच पे बात कर रहे हैं, इससे मोटिवेट होकर आने वाले टाइम में गर्ल्स और मेहनत करें और सिलेक्शन हो, तो वो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो पहला मेरा सवाल यही है कि जब ये वैकेंसी आई थी 2023 के अंदर, जून में 28 जून के आसपास, तो उस समय आप जो है वो तैयारी के मतलब आपने तैयारी की थी, तो उस समय भर्ती आई, पहला अटेम्प्ट, क्या फीलिंग थी? तो जब भर्ती आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा सुनने में आता है, हमारे आसपास जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा सुनने में आता है कि आरएस बहुत बड़ी चीज है। सब लोगों ने उसे इतना फोबिया क्रिएट किया हुआ है। जब मुझे इस जर्नी के दौरान लगा कि सब लोगों ने ऐसे बनाया हुआ है कि आरएस एक बहुत बड़ी, 5-7 साल लगते हैं, 5-6 साल लगते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, वही तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो कर ही नहीं सकता, और ये सारी चीजें थी। तो जब भर्ती आई थी तो मेरे को भी यही लगा था कि नहीं होगा, मेरे से तो कभी नहीं हो सकता। पर जब मेरी फैमिली का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मेरी फैमिली मुझे बोलती थी कि तू सिर्फ तैयारी कर, होगा या नहीं होगा ये तो हम बाद में देख लेंगे, तू पहले अपना तो एफर्ट कर। तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली का जो वो था, मुझे एक स्टार्टिंग पुश, अगर एक स्टार्टिंग पुश होता है सबके लिए तो सब कुछ बेटर हो सकता है। तो जब उन्होंने मुझे पुश किया तब मैंने तैयारी शुरू की। तो उस टाइम पे रूमर्स भी थे कि डेट, मतलब जैसे कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की डेट नहीं आ रही थी, तो कि अरे शायद पोस्टपोन होगा, आगे बढ़ेगा। और उस टाइम पे इलेक्शन ईयर्स भी चल रहे थे, तो ये होगा वो होगा। तो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मैंने सिर्फ कंटिन्यूअसली अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया और मैंने एकदम फोन से दूरी बना ली थी, अपने फ्रेंड से दूरी बना ली थी। फिर एकदम पढ़ाई पे, सिर्फ पढ़ाई पे मैंने अपना पूरा 24 आवर्स, मेरे चारों टाइम, मतलब मैं 24 आवर्स सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचती थी। इवन मुझे जब मैं सोती थी तो मेरे दिमाग में मेरी बुक रिवाइज होती रहती थी रात को। क्योंकि मैम की तैयारी और बूस्टर एकेडमी की जो जर्नी है वो एकदम साथ साथ ही चली, क्योंकि इन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की और हमने भी जो है वो 13 जुलाई 2023, अब भी हमें याद है, उसमें बूस्टर स्टार्ट ही हुआ था। कोविड की बाद ऑनलाइन एजुकेशन की वॉर बढ़ी, बच्चों तक, गांव तक ये बात पहुंची। जो लोग जयपुर थे वो भी पढ़ रहे थे। उस दौरान हमने भी जो है वो स्टार्ट किया था, और सिविल में हमारा भी पहला ही प्रयास था। इससे पहले मैं पढ़ा रहा था, लेकिन ये इंस्टीट्यूट जो है वो पहली बार बूस्टर आया। तो क्या मतलब रुझान था उस समय 2023 भर्ती में पहली बार इंस्टीट्यूट आया था? आपने कहाँ से चर्चाएं सुनी या क्या यूट्यूब पे देखा, क्या हुआ? सर यूट्यूब पे उस टाइम पे ये था
कि प्री का मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, जैसे प्री का फॉर्म आ रहे थे तो रूमर्स थे कि इतने दिन में तैयारी हो सकती है, उतने दिन में तैयारी हो सकती है। तो मेरी रिकमेंडेशन में आपकी वीडियो आई थी जिसमें था कि नहीं 3 महीने में भी हो सकता है, अगर बच्चे ट्राई करें तो सब कुछ हो सकता है। तो मैंने वो वीडियो देखी, तब मुझे लगा कि रूमर्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीज है जो बच्चों को पॉजिटिविटी दे रही है, जो कि एक अच्छी चीज है। और फिर जिस तरीके से आप बहुत ऐसे एकदम स्माइल रख के चेहरे पे और बच्चों को मोटिवेट करते थे, फिर जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ाते थे तो उस बीच बीच में आप इस तरीके से पढ़ाते हो, आप हंस के पढ़ाते हो। और फिर आप जैसे कि हमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हम रूरल बैकग्राउंड से हैं तो हम लोगों को नहीं आती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें प्रॉपर इंग्लिश में नहीं आती है। हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं पर वो इंग्लिश मीडियम होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी साथ में रहता है उसमें। वही तो जिस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज थोड़ा सा हमारे रूरल बैकग्राउंड की तरफ रखते हो, तो मुझे लगता है वो सारी चीजें मुझे अपनी तरफ आप मतलब बूस्टर्स एकेडमी के प्रोग्राम की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और इसके अलावा सर मैं इंटरव्यू प्रोग्राम में मैं बूस्टर्स के साथ जुड़ी हूँ, और जिस तरीके का पैनल था मतलब इट इज टू गुड, मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा पैनल था। और मतलब सिर्फ एक स्कोप नहीं था, जैसे कि मैं इंटरव्यूज में देखती थी, मैंने काफी इंटरव्यूज दिए थे, तो मैं देखती थी कि सिर्फ एक स्कोप पे नहीं, वो सभी स्कोप्स पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आईआर पे भी, आपकी डेप पे भी। तो उससे ये था कि आप, और फिर सीनियर पैनल था, काफी सीनियर पैनल था और उन लोगों को एक्सपीरियंस था, और फिर वो लोग उसी तरीके का जैसा एटमॉस्फेयर मुझे बूस्टर्स में मिला, सेम वही एटमॉस्फेयर मुझे वहां मिला आरपीएससी में। हमने जनरली मैं बाहर बैठा रहता था जब संडे को इंटरव्यू हुआ करते थे, मैं कई बच्चों से मिलता था, मैं बाहर आते मैं पूछता था कैसी फीलिंग आई, सर फीलिंग बहुत अच्छी है। जब एंटर हुए तो ऐसे लगा कि इतने वृद्ध जन तो आरपीएससी में बैठ सकते हैं, पूरी फीलिंग आरपीएससी वाली है। तो इंटरव्यू प्रोग्राम को आप सब लोगों ने बहुत सराहा, सभी लोग आप जुड़े, और ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य है कि आप सभी चयनित लोग हमारे यहाँ पे पहले आपके जो ना क्या बोला कर कि एक मतलब आगमन जो है ना आपका, वो हमारे लिए बहुत शुभ रहा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा कि तैयारी शुरू करने का प्रेरणा स्रोत आपके लिए क्या, मतलब क्या प्रेरणा था कि आरएस की तरफ जाना चाहिए, सिविल करना चाहिए, क्या शुरू से था या किस चीज से मोटिवेट हुए? सर मेरे को 6th क्लास में मतलब मेरे दादाजी कहते हैं कि प्रशासन में जाओ, क्योंकि हमारे बयाना साइड से हूँ मैं, तो उधर की साइड क्या है कि प्रशासन में लोग बहुत कम है। उधर बाकी जॉब्स में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रशासन, जैसे मैं अपने एरिया की पहली लड़की हूँ जो एसडीएम पोस्टेड हो, मतलब जो एसडीएम मिलने वाला है जिसको, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम जो नहीं थे लोग आसपास, तो उस टाइम की तरफ एक होता है ना कि अब जैसे यंग को होता है, जैसे मैं यूथ हूँ, तो मुझे ये था कि ये ऐसी क्या चीज है जो कोई नहीं कर पा रहा, मुझे करनी है ये चीज। तो वो एक ऐसा जज्बा था मेरे अंदर कि मुझे यही करना है एक बार, तो इसलिए मैं इसकी तरफ मेरा झुकाव था। मेरा 6th क्लास से ही था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। उसके साथ साथ जब आपने तैयारी के दौरान जब तैयारी की, तो फर्स्ट फेज के अंदर जब आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो ना, तो प्री भी डराता है एक बार, यस सर, डेफिनेटली है ना, और कट ऑफ बढ़ती जा रही थी, अब तो चलो कम हो रही है, लेकिन उस समय डर था कि कट ऑफ, और ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ा था, बच्चों के पास रिसोर्सेज थे। कौन कौन सी चीजों का आपने चुनौतियों का सामना किया प्री के दौरान? फिर मेंस की चर्चा करेंगे। प्री के टाइम आपको क्या लगा कि रिवीजन हो रहा है, भूल भी रहे हैं, वो कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है वापस, तो इनको ऐसी कुछ चीज बताओ आप। बिल्कुल सर, जैसे कि प्री के टाइम पे एक तो रूमर्स से तो मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल ही दूर रहो। जो हो रहा है वो सिर्फ आरपीएससी को पता है कि क्या हो रहा है, और ना किसी को नहीं पता। सिर्फ पॉजिटिविटी की साइड रहो। जैसे कि जो न्यू कमर्स है मेरे जैसे, उनसे तो ये कहूंगी, क्योंकि उन्हें हमें ये नहीं पता होता कि किस पेज पे क्या है। तो हमारे साथ ऐसे लोग भी होते हैं जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, तो वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको, तो आप उन्हें सुन लो एज अ ग्रेटफुल, मतलब आप सिर्फ उन्हें सुन लो, आप डिसरिस्पेक्ट मत करो किसी को, बट आप उस सारी चीजों को अपने अंदर रखो और कंटिन्यूअसली ईमानदारी से अपना काम करते रहो, पॉजिटिव चीजें ले और सिर्फ पॉजिटिव चीजें और चीजों को अवॉइड करो। यही मैं कहना चाहूंगी सर, बिल्कुल कि सिर्फ रूमर से बिल्कुल दूर रह के अब कंटिन्यूअसली अपने काम पे करते रहो। मतलब ये मत सोचो कि मतलब भीड़ ज्यादा है या बहुत लोग हैं, वो सालों से तैयारी कर रहे हैं, सब अपनी किस्मत का और अपनी मेहनत का फल सबको मिलेगा, बस आप अपनी मेहनत करो और इन चीजों पे ध्यान मत दो। तो प्री के दौरान जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हम फोकस करते हैं जनरली, तो उसमें बच्चे जैसे अभी जनरली प्री की पहले तैयारी करेंगे, वैसे तैयारी ह्यूमैनिटीज की जो सब्जेक्ट है प्री मेंस की कॉमन तैयारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक राजस्थान में ट्रेंड बना हुआ है ना, वैकेंसी आने के बाद ही पढ़ेंगे, और वैकेंसी आने के बाद भी पढ़ोगे ना, तो भी जो प्रीति जी की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो सिलेक्शन होगा। एक अच्छा भगवान का आशीर्वाद ये रहा कि मेंस पोस्टपोन हुआ। यस सर, उसका मुझे बहुत फायदा मिला, क्योंकि उससे मैं अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर पाई थी। मैं अपना हिंदी 4th पेपर जो था, हिंदी इंग्लिश, जो कि रैंक डिसाइडिंग पेपर होता है, उसको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाई थी, और मेरी राइटिंग स्किल्स पे भी वर्क कर पाई थी। तो ये तो सर डेफिनेटली टाइम बढ़ने का बहुत
बहुत फायदा मिला है मुझे। हाँ, लेकिन नए लर्नर से मैं कह रहा हूँ, अब नए जमाने की आरपीएससी है ये, हमारे जमाने की आरपीएससी नहीं है। 2023 लास्ट एग्जाम था जब तक पोस्टपोन्ड होते थे, बिल्कुल अब पोस्टपोन्ड नहीं होंगे। मुझे अब लिटरली ये लगता है कि इस बार आरपीएससी प्री के साथ मेंस की डेट देगी, बिल्कुल सर, अभी इस क्योंकि बार रामनिवास लास्ट में मेहता जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल इतना टाइम पे रिजल्ट, और आरपीएससी पूरा का पूरा माननीय आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको जैसे यूपीएससी में डेट मिलती है ना, वैसे के वैसे पैटर्न पे ये जाएंगे। बिल्कुल सर। तो टाइम से तैयारी स्टार्ट कर दो भाई। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप अपनी तैयारी की रणनीति आपकी जनरली क्या रहा, नोट्स, रिवीजन, शेड्यूल, जो बच्चों को आप बताना चाहो कि मैं इस तरीके से पढ़ती थी, क्योंकि सबका अपनी तरीका होता है, उसको हाथ सबको कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। उसमें से कुछ बेसिक चीजें होती हैं कि मैंने रिवीजन किया, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, मल्टीपल जो रिवीजन किया, टेस्ट दिए, तो वो कुछ आप बच्चों बिल्कुल सर मैंने मेरा जो तैयारी थी वो रनिंग बैच के थ्रू हुई थी, मतलब मेरा रनिंग बैच था और उसमें तो मैं जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था मैं वो पढ़ती थी, और मैं बिल्कुल किसी चीज पे ध्यान नहीं देती थी कि जैसे बच्चे कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, मतलब ऐसे नहीं, हिंदी इंग्लिश वहां से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, वो ऐसा नहीं करती थी मैं। सिर्फ मैं पूरा वो जो कोचिंग में पढ़ाया उस दिन जो पढ़ाया वो पढ़ती थी, उसके बाद पुराना जो चल रहा था वो सारा रिवाइज करके जाती थी क्लास में। जैसे कि अगर 10 दिन पुराना भी है तो वो मैं रिवाइज करके बैठती थी क्लास में, कि जैसे कि अगर सर मुझसे कुछ पूछ ले तो मैं बता सकूं। ऐसा नहीं मैं सबसे पहले बताऊं, चाहे कोई आंसर करे या ना करे, क्लास में जो पढ़ाया गया है वो याद होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर। मैं मतलब मुझे ये नहीं था कि आगे भागना है, मैं क्लास के साथ साथ चलती थी और पुराना मैं रिवाइज करती रहती थी, जिससे मेरे रिवीजन में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि मुझे पूरा लर्न रहता था। उसके अलावा सर जो मेन होता मेन मेरा 4th पेपर, जैसे हमें प्री के लिए तो 3 महीने मिले थे, लेकिन मेंस के लिए काफी टाइम मिला था, 8-9 महीने मिल तो गए थे। मैंने मेंस में मेन स्ट्रेटेजी बनाई थी। प्री में तो मेरा रनिंग बैच था, तो मैंने करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, यही मल्टीपल रिवीजन हो पाए थे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। हाँ। बिल्कुल सर। उसके अलावा मैंने मेंस के अंदर 4th पेपर के लिए मैं डेली टाइम देती थी, डेली 2-3 घंटे। 2-3 घंटे मैंने बिल्कुल फिक्स कर रखे थे। उसमें मैं राइटिंग भी करती थी और लर्न भी करती थी, जो अपने हिंदी के 50 नंबर के होते हैं, विलोम शब्द, मुहावरे, लोगोक्ति, ये सारी चीजें मैं रिवाइज करती थी, मल्टीपल रिवीजन करती थी इन और सारी इनमें चीजों रिवीजन का। में मजा बहुत आता है जब हम विलोम शब्द पढ़ते हैं, एक साइड हाथ या फोन रख लो, हाँ बिल्कुल फिर जो नीचे उसको, मतलब वो याद आता है कि अपन 10th 12th में पढ़ते थे ना, वैसी बिल्कुल फीलिंग बिल्कुल वापस सर, आती है। बिल्कुल आपकी तैयारी का जो मतलब है, अगर मैं बताऊं दिनचर्या, वो क्या, कितना घंटे आप टाइम देते थे ऑलमोस्ट सर। मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद? नोटिफिकेशन आने के बाद सर मैं 13 to 14 आवर्स पढ़ती थी डेली, और ऐसा एक भी दिन या एक भी रात नहीं थी जिस दिन मैं पढ़ी नहीं थी। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, मैं पढ़ाई करती थी। मतलब मैंने हर चीज में अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी रख दी थी, इवन मेरी हेल्थ से भी प्रायोरिटी रखती थी, जो कि नहीं करनी चाहिए, जो मैं नहीं मानती करनी हूँ। चाहिए, लेकिन क्योंकि करते हैं हर स्टूडेंट करता है, क्योंकि एक प्रेशर होता ही है अपने अंदर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अपना 100% दे पाते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। तो सर मैंने जो मेरी जो तैयारी में मेन मिस्टेक थी वो ये थी कि हेल्थ फैक्टर को मैंने सेकेंडरी रखा था, जो कि मैं न्यू कमर्स को ये कहना चाहूँगी कि हेल्थ फैक्टर सेकेंडरी नहीं होना चाहिए। हाँ, जीवन में जो है ना, मतलब ये शरीर ही सब कुछ है, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ कि अगर कोई आके बोले आपको, तो आप उस चीज पे विश्वास किया करो, क्योंकि किसी से भी पूछ लो, नोटिफिकेशन के बाद जो घंटे लगाए जाते हैं ना, वो गिन के नहीं लगाए जाते हैं। बिल्कुल वो तो ऐसा होता है कि 10 11 12 10 11 12 और पढ़ते हैं, क्योंकि वो 3 महीने, फिर बाद में मेंस के 4 महीने, मेंस के टाइम में तो आदमी मिशन मोड पे होता है, एक दिन खराब नहीं यस करता। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सहयोग ये रहता है, हमारे टाइम तो ऑनलाइन था नहीं, और उस समय ये ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं थी कि हम यूट्यूब पे देख लें या हमें कुछ कंटेंट मिल जाए। जो था वो मतलब बुक से ही कवर करते थे। बिल्कुल। पर माता पिता के साथ होने से ये होता है कि आपको चाय की इच्छा होना उससे पहले मिल जाती है, यस सर, खाना आपको चाहिए उससे पहले वो टाइम खराब नहीं होता, वो मिल जाता है, उठने में जोर आता है तो उठा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। माता जी का पूरा रोल। यस सर, मेरी मम्मी का पूरा मतलब 100% कहूंगी मैं मेरी उसमें, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इतने नहीं थे, मतलब वो छोड़ के चले गए थे इन द सेंस, जब आप बिल्कुल कट हो जाते हो तो छोड़ देते हैं, मतलब वो होता ही है जब आप अपने करियर पे फोकस करते हो। तो मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल रहा है, जैसे पापा तो वर्किंग थे, तो मम्मा नहीं थी, मम्मा हाउसवाइफ है, तो मम्मी मेरे साथ रहती थी। मतलब मैं जयपुर में रहती हूँ, तो वो जयपुर में आ गई थी, और मेरी हेल्थ भी खराब रहती थी, तो वो मेरी दवाइयों का, मेरे खाने पीने का, और मैं मतलब जग नहीं पाते, बच्चे नहीं जग पाते, ये होता ही नींद है, आती है, सोचते हैं कि 15 थोड़ा मिनट और सो लेते लेते हैं। हैं, और सो लेते हैं, और वो 15 मिनट 1 घंटा हो जाती है। लेकिन जब मम्मी होती है ना कि यार पढ़ना ही है वरना मम्मी डांटेंगी, ऐसा होता है, तो वो ऐसा ही सीन था मेरे साथ। ना मेरी मम्मी ने मुझे 100% सपोर्ट किया, इमोशनली भी। हमारे तो शेखावाटी के अंदर है, हमारे क्षेत्र में जो बच्चे नीट IIT की तैयारी करने पे जाते हैं ना, तो हमारे साइड एक ये ट्रेंड बना हुआ है कि
माँ जो है वो साथ ही जाएगी 2 साल सीखकर, यस है ना। ये ये तो है। ट्रेंड ही बना हुआ है, वो इसलिए है कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनके साथ किसी का होना जरूरी है। अब तो ऑनलाइन है जिसमें आप आजकल क्या, बयाना में भी लाइब्रेरी है, यस सर, घर 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 बिल्कुल। गांव गांव लाइब्रेरी हो यस गई है। सर, डेफिनेटली। ऑनलाइन में डाटा आपके पास है, फोन आपके पास है, रिसोर्सेज का अब कोई बहाना नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है। यस अब आप आर्थिक रूप से भी नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने ईआरओ के रिजल्ट में देखा है, आरएस में देखा है, एक सामान्य सी फीस जिसमें एक ड्रेस भी नहीं आती हो उसमें आप अपनी तैयारी करके और लोग पहुंचे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। जब मेरी हेल्थ खराब हो गई थी तब मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से यूज करती थी। मैंने तो यूट्यूब से काफी क्लासेस ली, मतलब जो मैं कह हमारा रहा हूँ पूरी सेल्फ स्टडी कर सकता है बच्चा बिल्कुल यूट्यूब से। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली। जैसे कि आपका जो लास्ट रिवीजन होता है उसमें मैराथन क्लासेस, मतलब मैं तो एक तरीके से कहूंगी कि वरदान है हम लोगों के लिए। आपके मतलब जो क्लासेस थी, मतलब उन्होंने जिस तरीके से हमें हेल्प किया, मतलब हमें इंपॉर्टेंट चीजें पता होती थी। और जैसे आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा, आप बस तो में आपके जा रहे साथ हो, कोई लग जाए तो वही। फिर वो हो जाता है और related। क्या, वो हो जाता है। और आप हमें ऐसे क्लास में रिवाइज करा देते थे, उसे याद करा देते थे 2-3 बार बोल के, कि हम बाद में क्लासेस देखने के बाद जब हम अपनी बुक्स देखते थे तो ऐसा लगता था ये Easy तो है। यार याद है हमें, ये तो ये तो पहले से। अभी याद किया है। और तैयारी के दौरान आज मैंने ईओ के रिजल्ट के टाइम हमने देखा, हमारा बूस्टर का पहला रिजल्ट ईओ का था, जिससे गांव गांव तक ये बात पहुंची। आरएस का रिजल्ट मेरे हिसाब से ऑनलाइन में सिविल की पहली संस्था होगी जहां पे लोग मतलब जुड़े, ट्रस्ट किया। फीस के आधार पे मूल्यांकन मत कीजिए क्योंकि बहुत बार कोई चीज निःशुल्क होती है तो लोग मूल्यांकन करते हैं कि क्या ही होगा। Yes, लेकिन अपना इंटरव्यू प्रोग्राम देख लीजिए, यस चाहे करंट अफेयर की यूट्यूब की क्लासेस देख लीजिए, फिर लोग जुड़े। और ऐप से पहली बार में 72+ अब तक हमारे पास जो डाटा है, 72+ स्टूडेंट वो हैं जो प्री, मेंस और इंटरव्यू, मतलब हमने उस समय, कल सुनीता जी आए हुए थे, 233 के आसपास रैंक थी मैम की। बैंक पीओ लगे हुए हैं, 8-10 साल का गैप हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, और गुजरात पोस्टिंग हुई, उनके पढ़ने का मन हुआ। 2023 अर्जुन बैच में थे, 70 टेस्ट उन्होंने लिखे क्योंकि वो पोस्टपोन हो गया था। हमने टेस्ट बढ़ा दिए थे, हम डे 1 से 2 टेस्ट करवा रहे थे। यस मैम का इंटरव्यू कॉल था, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, मैं वापस टेस्ट सेंटर पे जाता। 2024 में 50 टेस्ट थे, हर टेस्ट लिख रहे, 120 टेस्ट उन्होंने कंटिन्यूसली लिखे। से आपको पता होता है कि आपको कितना याद आ रहा है और आपको किस फील्ड में रिवाइज करने की जरूरत है। तो टेस्ट सर, मैंने भी एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा था और मैं पूरी ईमानदारी से टेस्ट टेस्ट देखती थी। जैसे अगर वो 3 घंटे का टाइम है तो वो सिर्फ 3 घंटे, 3 घंटे बाद छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, भले हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। आप यहाँ ईमानदारी दिखाओगे ना तो आपका रिजल्ट आपको ईमानदारी दिखाएगा। एक चीज मेरा आपसे पूछना होगा कि अगर आप अपनी तैयारी के दौरान अगर वापस जाने का आपको मौका मिले उस जोन में, तो एक कोई गलती आप अगर आप सुधारना चाहें तो जो मैं सुधारना चाहूंगी, मेन जो गलती है वो ये है कि मेंस के टाइम पे मेरी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी कि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, हाँ। तो मेरे वोकल इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा था कि अगर आप दोबारा इतना ही करते हो तो आपकी आवाज जा सकती है। तो मुझे लगता है कि वहां मुझे अगर मैं अच्छे से ध्यान देती, मैं प्रेशर में, मतलब मुझे एक प्रेशर हो गया था कि अरे पेपर है पेपर है, तो उस टाइम में अपनी बॉडी को इतना फोर्स कर रही थी कि रेस्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम पे अगर मैं और बेटर कर पाती तो शायद मैं और, मतलब 160 से शायद थोड़ा ऊपर नहीं, होते। पर हाँ तो ये है। और हेल्थ के साथ खिलवाड़ जो भी नए बच्चे, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि क्या होता है कि बर्डन होता है ना, उस बर्डन को अब आपको कितना लेना है वो मतलब जो आपको डिसाइड करना है कि एक एग्जाम जीवन निर्धारित नहीं करता है। अब अपने हेल्थ पे ध्यान दो। मैं कई बार बहुत पढ़ाता हूँ, मेरा गला बैठ जाता है तो फिर मैं 2-3 दिन गायब हो जाता हूँ। शरीर का ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे तो सर कितना ही पढ़ा दो, मतलब यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूँ तो सर आज रेस्ट नहीं लेना सर, 4 घंटे चलने दो, 5 घंटे चलने दो, लेकिन आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आपको हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है। मैं तो न्यू कमर को यही कहना चाहूंगी। फिर तो आपको एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि एक आरएस अभ्यर्थी में 3 महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए सिलेक्शन के लिए? सर मुझे लगता है कि थ्रू आउट द जर्नी जो मस्ट है वो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और एक पेशेंस तो बहुत जरूरी है इस जर्नी के मैंने दौरान। लगभग अब तक 15 लोगों से पूछे हैं, 3 में से 2 सबने सेम बताए हैं, निरंतरता, समर्पण और धैर्य। ये आरएस की इस पूरी जर्नी का सार है और आपको जो है वो ये चीज रखनी होगी। आंसर राइटिंग, कंटेंट, ये चीजें प्राइमरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये 3 गुण हर अभ्यर्थी में होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली होनी चाहिए। एक आरएस अधिकारी के तौर पर जब आप समाज में जाएंगे तो एक हर का चाव होता है ना। जैसे मेरी कल बात हुई तो उन्होंने कहा, मेरे को एक टॉपर ने कहा कि मेरा सर ये है कि अगर मैं कुछ कर पाऊंगा ना तो जो खास करके जो लोग आवासहीन हैं या जो बेगर हैं उनके लिए मैं कुछ करूंगा, है ना। मेरा ये रहता है कि मैं प्लांटेशन में कुछ करूं। तो आपका कोई एक ऐसा कि जो आपका मन हो कि मैं जाके ये तो करूंगी एटलीस्ट?
डेफिनेटली सर, जैसे मैं गर्ल हूँ तो मैंने अपने आसपास भी देखा है, और ज्यादातर मतलब ये है कि हाँ गर्ल्स आगे बढ़ रही हैं, पर अभी भी सिर्फ वही आगे बढ़ रही है जिनकी फैमिलीज में ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं, जो आगे बढ़ रही है। अभी भी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको ये पता ही नहीं कि जैसे जब मैं अपने गांव पहुंची थी तो आधे से लोगों को पता ही नहीं था गर्ल्स को कि आरएस होता क्या है। तो मैं तो ऐसी गर्ल्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूंगी जिससे उन्हें मैं पढ़ाई से जोड़ सकूं, क्योंकि एक गर्ल जब पढ़ती है तो पूरी 2 फैमिलीज मतलब एजुकेट होती है। मेरे माता जी जो टीचर हैं, तो उससे आज मैं भी यहाँ तक पहुंचा। तो वो मेरी नानी का मतलब आभार है कि उन्होंने मेरी माँ को जो पढ़ाया उस जमाने में, और वो जब प्राइमरी टीचर बने तो उन्होंने हम पे ध्यान दिया। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये जो आपकी मुहिम है ना, इस मुहिम में बूस्टर अकेडमी आपके लिए तैयार है। हमारा प्लेटफॉर्म है, बच्चे देख रहे हैं। आपको जब जी चाहे आप गर्ल्स को जितना मोटिवेट करना चाहें, 4-4.5 लाख विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। आने वाले टाइम में ये जो कारवा बढ़ता जाएगा। आपको जब लगे, जैसे जिस माध्यम में जहां पे भी आप इन बच्चों को जो है बूस्टर आपका प्लेटफॉर्म है, आप इनको जरूर मोटिवेट करते रहे। जी सर, डेफिनेटली क्योंकि ये आपके लिए एक मंच है, और इसके साथ साथ आप जब प्रशासन में जाएंगे तब तो आप बताएंगे ही, लेकिन इससे आप पूरे राजस्थान के अंदर सभी गर्ल्स को जो मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम लोग तैयारी के दौरान नॉर्मल चर्चा करें तो एक मेरा प्रश्न ये है कि क्या प्रशासन के अंदर जनरली जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को जाने से पहले ही एक अलग प्रकार का मतलब एक रुतबा, एक वो चीज़ आ जाती है, लेकिन मैंने आपको देखा बहुत सहज है, आप विनम्र हैं, तो आप प्रशासन को सेवा ही मानते हैं? ये सर, मेरे को लगता है कि मतलब जब हमें पढ़ाया जाता है तो हमें कभी भी ये वर्ड पढ़ाया नहीं जाता ऑफिसर, हमें पढ़ाया जाता है सिविल सर्वेंट। आप सिविल सर्वेंट है, आप जनता के सेवक हैं। मतलब आप अगर उनके लिए ही सेवा नहीं कर रहे हो और आप वही रुतबे के लिए जा रहे हो, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप प्रशासन की जगह फिर कहीं और जाएं, बिजनेसमैन बने, वहां रुतबा दिखाएं। प्रशासन का तो मेन उद्देश्य ही पब्लिक सर्विस है। परीक्षा के आखिरी दिनों में मानसिक दबाव होता है, जैसे हम बिहेवियर में पढ़ते हैं परीक्षा दुश्चिंता, अलग से कॉलम बना हुआ था जब हम तनाव प्रबंधन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो उसमें परीक्षा दुश्चिंता से निपटने के लिए बिहेवियर में कुछ चीजें बताई थी जब मैं पढ़ाता था बच्चों को कि भाई हमें एक प्रॉपर रिवीजन का मोड रखना चाहिए, कुछ नोट्स हमारे पास अच्छे होने चाहिए, कुछ हमारे पास जो है वो जैसे हम बोलते हैं सामाजिक अवलंब, उस समय जब हम देखा करते थे जिसमें माता पिता आपके लिए सामाजिक सहारे के रूप में होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो मतलब उस समय मानसिक दबाव से कैसे बचा जा सकता है? सर मुझे ऐसा लगता है, में तो लिखा हुआ था वो मैंने बता दिया, अब आप प्रैक्टिकल बताओ। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पेपर के टाइम पे जब बिल्कुल लास्ट मंथ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो लर्न किया वो सब हम भूल जाएंगे। हम तो भूल ही रहे हैं, हमें तो लर्न ही नहीं हो रहा। सो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि जब आप पेपर लिखोगे ना उस टाइम आपको जरूर याद आएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। बिल्कुल सब कुछ याद आ जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप ये सोच के कि अरे ये भूल रहे हैं, फिर हम हौच पौच में वो चीजें गलत कर देते हैं, तो हमें ये चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और फिर दूसरा, हमें जैसे मेरा था तो मेरे को ये था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मैंने ये सोच लिया था कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, आप ऐसे वही देखा जाएगा। ऐसी वाली चीज भी आप शुरू में मत लेके आओ, लेकिन लास्ट में अपने माइंड को शांत रखने के लिए आप ला सकते हो। अगर र्यूमर्स को देखेंगे कि अरे 30-40 साल का आदमी आरएस बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी ईमानदारी से अपनी तैयारी करो, अपनी मेहनत करो कंसिस्टेंसी के साथ, तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी, डेफिनेटली। और जब हम देखते हैं प्रीति बैंसला जी को, और आज एक बयाना से ग्रामीण पृष्ठभूमि से ये सिलेक्शन एमबीसी वुमेन रैंक 1 तक, ये सुकून देता है। केवल आपको नहीं, परीक्षा केवल व्यक्ति की नहीं, उसके परिवार की पूरी परीक्षा है। इस जोन में केवल एक स्टूडेंट या एक जो है वो अभ्यर्थी खुद नहीं है, पूरा परिवार आपसे जो रखता है। पर उन उम्मीदों को कभी नकारात्मक नहीं लेना है, उसे दबाव के रूप में नहीं लेना है, उसे पॉजिटिव रखना है कि हाँ मुझे करके दिखाना है। और करके जब हम दिखाते हैं तो चाहे दादाजी हो चाहे पापा जी हो, सबको इतनी अलग फीलिंग आती है, सेलिब्रेट करता है। अभी तक सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ होगा, अभी तक खत्म नहीं हुआ। मतलब मेरे दादाजी तो ये चीज मतलब उनका तो बचपन से ही था कि मैं एक बार प्रशासन में देखूं अपने किसी फैमिली मेंबर को, तो वो तो ऐसे बोलते हैं कि मैं 3-4 साल और एक्स्ट्रा जीऊंगा। हाँ वो तो है ही। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि आप जो है वो अपने माता पिता दादाजी इनकी जो है वो उम्र बढ़ा देते हैं जब आप सिलेक्शन लेते हैं, कि उनको वो सुकून मिलता है। और आप जैसे छोटी बहनें ऐसे मतलब नाम रोशन करेंगे तो बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में जो है वो प्रशासन के अंदर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग जितने ज्यादा होंगे उतना ही फायदा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही है प्रशासन के अंदर
यही चीजें, और अब मैं 2-3 चीजें और पूछना चाहूंगा, उसके बाद में हम कभी और चर्चा भी करते रहेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप ऐसे ही आते रहना, बस बूस्टर वालों को जो है वो मोटिवेट करते रहना। अरे सर, एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि इस यात्रा के दौरान बहुत सारे चैलेंजिंग सब्जेक्ट भी होते हैं, यस सर, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे जोन के हैं, उनको पढ़ने में बहुत मजा आता है, उनको बिल्कुल, कभी भी उठा लो भले। बिल्कुल सर, हम कई बार ये गलती करते हैं कि जो हमारे जोन के हैं या जो सरल हैं उन्हीं में लगे रहते हैं, हाँ, चैलेंजिंग को अवॉइड करते रहते हैं, और बिल्कुल, इससे वो जो समस्या है ना वो विकराल समस्या बन जाती है। बिल्कुल सर। इससे आपने खुद को कैसे निपटा? 1-2 सब्जेक्ट या कुछ Yes, सब्जेक्ट तो होंगे जो चुनौतीपूर्ण होंगे जरूर। डेफिनेटली सर, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मैथ साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे साइंस पढ़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती थी। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि वो मैंने पहले से पढ़ रखा था, तो ऐसे रिवाइज करने में था अच्छा लगता था कि अरे अपना स्कोप है इसमें भी। बट कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट से, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर मेरा वीक था, हिस्ट्री वाला पार्ट मुझे रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। पॉलिटिक्स में आर्टिकल ही याद नहीं हुआ करते थे, आर्टिकल मिक्स हो जाते थे मेरे। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि मैंने सबको इक्वल टाइम दिया था। मैंने अपनी वीकनेस पे भी उतना ही वर्क किया था जितना अपनी स्ट्रेंथ पे। मैंने किसी चीज को ऐसे बैकवर्ड में रख रखा था, मतलब कि इसे बाद में पढ़ लूंगी, नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा एकदम सही तरीके से किया था और बराबर एकदम इक्वली टाइम दिया था। और जो मेरा वीक पार्ट है उसको मैंने ज्यादा टाइम दिया था उल्टा, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पे तो स्ट्रेंथ को और कितना स्ट्रेंथ करोगे, वीकनेस को स्ट्रेंथ करने में ही ज्यादा मजा आता है। ये तो हमारे सिलेबस में भी एक पॉइंट है, और जिसके अंदर हम दबाव के जब कारण पढ़ते हैं ना, तो जब तक हम चीजों को टालते रहते हैं ना तो वो हमें ज्यादा स्ट्रेस देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम फॉर्म भरने को भी टालते रहते हैं। जैसे मान लो कि फॉर्म चालू हुए 1 तारीख से, लास्ट डेट 28 तारीख है, तो हम 27 दिन तक बिना उस दबाव के साथ रहते हैं कि फॉर्म भरना है, भर भी नहीं रहे। तो बेहतर ये कि अगर कोई चीज कमजोर है तो उसका सामना करो, और अगर आप सामना करोगे तो उसका समाधान मिल जाएगा। टाइम लगेगा, बिल्कुल सर। हाँ, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट आर्ट बैकग्राउंड का हो, लेकिन वो अगर साइंस उसके लिए चैलेंजिंग है तो उसको सबसे पहला आक्रमण ही साइंस पे करना चाहिए कि मेरे को साइंस पढ़नी है। बिल्कुल सर, मुझे तो यही लगता है कि आप अपनी वीकनेस अच्छे से कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, और कॉन्फिडेंस तो मस्ट है। मतलब कॉन्फिडेंस से आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम ये तो कर ही लेंगे। बूस्टर एकेडमी में आपको कौन सी बात एक ऐसी अलग लगी? इस संस्था को आपने परिवार माना, आप जुड़े बाद में, लेकिन फिर भी आज आपको एक बूस्टर परिवार के रूप में आप हमारे मेंबर हो, तो क्या आपको अलग लगा कि यहाँ सर ये थोड़ी सी चीज अलग है? सर सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज लगी कि बहुत अफोर्डेबल है और ऑनलाइन है, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। और लेकिन सपना सबका होता है कि हम कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि हमें जो करना चाहिए वो ये है कि बूस्टर्स एकेडमी में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, तो मुझे बूस्टर एकेडमी में जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये थी कि अफोर्डेबल और ऑनलाइन सोर्सेज है, कोई गांव से भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और दूसरा लैंग्वेज मीडियम, ज्यादातर हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम में भी इंग्लिश है, प्रॉपर इंग्लिश तो कोई नहीं है, तो वो लैंग्वेज का इतना अच्छा चीज है। और दूसरा इंटरव्यू में कि मतलब सारे सीनियर पैनल है और आपके हर स्कोप पे ध्यान देता है। जो न्यू कमर्स होता है उनको इंटरव्यू का पता तो होता नहीं, हमने आरपीएससी का एक भी इंटरव्यू नहीं दिया होता, तो हमारे सामने चैलेंज ही होता है कि क्या पूछ लिया जाएगा। ऐसा हम इंटरव्यू को एक फोबिया समझते हैं, मतलब मेरे लिए तो इंटरव्यू एक भूत सा था। पर जब मैंने बूस्टर में इंटरव्यू दिया उसके बाद से मैं इतना पॉजिटिव थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ अब तो मेरे से हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है कि बूस्टर्स का इतना अच्छा योगदान रहा है मेरी जर्नी में। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एकेडमी। थैंक यू सो मच। आप जैसे छोटे भाई बहन इस तरीके से मेहनत करेंगे और इतनी अच्छी रैंक लाएंगे और एसडीएम बनेंगे तो एक अलग ही फीलिंग है। मैंने मेरे 2 प्रयास दिए और मैं तहसीलदार तक पहुंचा, लेकिन आज अगर मेरा कहीं योगदान और छोटा मोटे जो भी योगदान हो जिसमें बच्चे अगर मुझसे जुड़कर पढ़कर अगर एसडीएम तक पहुंच रहे तो जीवन में इससे ज्यादा और कोई सुकून नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू सो मच सर। हमेशा आप इतना पॉजिटिव रहते हैं और इतना मतलब इस जर्नी के दौरान पॉजिटिविटी मस्ट है। और आपका चैनल देख के मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती थी, मतलब एक अंदर से फीलिंग आती थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये। तो मुझे लगता है कि आपने मेरी मेंटल हेल्थ का बहुत जरूरी है, तो आपके चैनल से मुझे पॉजिटिविटी बहुत मिलती थी। तो हम एक काउंसलर की भूमिका में है, मोटिवेट करते हैं और हम ये कहते हैं कि हाँ मतलब मजबूत रहो, कर सकते हैं अपन और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। और मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ, जब प्रीति जी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कोई अलग लोग आरएस नहीं बनते हैं, हम जैसे लोग ही आरएस बनते हैं, लेकिन बस एक जिद पकड़नी पड़ेगी, जुनून करना पड़ेगा और वो भी हंसते खेलते, ऐसे एनी टाइम दबाव में नहीं। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मेरी क्लास में अगर आप 5 घंटे में जुड़ोगे तो मैं एनी टाइम आपको इस चीज में रखूंगा, यार पढ़ लेंगे यार, क्या जोर आ रहा है, पढ़ाई से ज्यादा तो कुछ सरल है ही नहीं दुनिया में। तो करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अगले वाली भर्ती में और अच्छी मेहनत करेंगे। और अब मैम हमारे साथ इतने दिन हम अकेले थे प्रयास करने वाले, इस बार रिजल्ट इतने अच्छे रहे हैं कि संस्था और मजबूत होगी, क्योंकि यंग अधिकारी आके
अगर आपको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मेरी मोटिवेशन से थक गए, घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। तो अब आने वाले टाइम में आप बताते रहना इनको। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।